बताओ कि कैसे होता है, कौन सी दो मैकेनिज्म है जिनके थ्रू टर्मिनेशन होता है? ये तो मैम ये नहीं बता पाएंगे। अच्छा, हाँ, आरएचओ बेसिकली रो डिपेंडेंट है, रो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। मैं नहीं पूछ रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैं पूछूंगी क्वेश्चन तो मुझे गुस्सा आ जाएगा कि मैं मेहनत से पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ नहीं रहे। ठीक है, लेकिन बात मान लिया करो। आज जो थर्ड पार्ट है उसका वो करेंगे और एक बार समराइज कर लेंगे। ठीक है, जो लास्ट में मैंने इमेज आपको भेजी थी उसमें समरी ही एक्चुअल में बनी हुई है कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, डीएनए टेम्पलेट को कैसे असेस करता है, कैसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, देन इनिशिएशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद इलॉन्गेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन। पहले टर्मिनेशन की बात कर लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का ये पार्ट रह गया था। जब भी प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में दो तरीके से ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। एक मैकेनिज्म को बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट। रो बेसिकली ऐसे इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं और ये बेसिकली प्रोटीन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म है टर्मिनेशन का जिसमें रो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रो प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस टर्मिनेशन में ये जो रो इंडिपेंडेंट है, पहले हम इसी की बात करेंगे। यानी फाइनली अगर टर्मिनेशन की बात करें ट्रांसक्रिप्शन में, तो दो तरीके से हो सकता है। एक प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है उन दो मैकेनिज्म में। एक को कहते हैं रो इंडिपेंडेंट और दूसरी को कहते हैं रो डिपेंडेंट मैकेनिज्म। ठीक है, जब भी आपको ये मालूम है कि ट्रांसक्रिप्ट बनती है तो उसमें जो टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन वाला रीजन होता है, टर्मिनेटर वाला, वो भी जब तक कि कोड नहीं हो जाता तब तक कि ये नहीं कह सकते कि वो फुल ट्रांसक्रिप्ट बन चुकी है। ठीक है, तो फाइनली होता क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ सीक्वेंसेस मैंने यहाँ मेंशन किए हुए। दिस वन, ये जो ब्लैक से आप मेंशन है, ये एमआरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी एक कौन सा टेम्पलेट है कौन सा नॉन टेम्पलेट है इसके बारे में हम कल डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, तो अभी क्या है कि यहाँ पर जो टर्मिनेशन, ये मान लीजिए कि लास्ट जो स्टॉप कोडॉन थे उनको भी कोड करा कर लिया है इसने। उसके बाद समटाइम्स प्रोकैरियोट्स में होता क्या है कि कुछ कुछ सीक्वेंसेस जो आरएनए के ही, आरएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो आपस में ही काफी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं, या इनमें टेम्पोररी पेयरिंग हो सकती है। तो फाइनली होता क्या है कि ये कुछ समय के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या ये कहे कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जबकि यूजुअली आपने क्या पढ़ रखा है कि एमआरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो अभी जरा मेरे को ये बताओ कि ये फाइनली मान लीजिए ये टर्मिनेशन सिग्नल जो भी थे या स्टॉप कोडॉन थे वो ऑलरेडी कोडेड हो चुके हैं। ठीक, ये डीएनए का जो ब्लू कलर से दिखा हुआ है वो डीएनए का ही मॉलिक्यूल है। इसकी कॉपी बनेगी तो जब भी ये ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा या आरएनए बनाएगा तो ए के साथ किसकी पेयरिंग होती है? यू की पेयरिंग होती है ना? हाँ, यूजुअली प्रोकैरियोट्स में जो टर्मिनल एंड होता है वहां पर आपको पॉली ए की ही चेन मिलेगी। ठीक है, पॉली ए के ही बेस सीक्वेंसेस मिलेंगे, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है कि वहां पर पॉली ए टेल जो है बाद में ऐड करी जाती है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो फाइनली जो एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट होगी उसमें आपको यू वाले या यूरेसिल के बेस सीक्वेंसेस मिल जाएंगे। होता क्या है, इस टर्मिनल पोर्शन से पहले जो एमआरएनए का 3 प्राइम एंड है उससे पहले कुछ सीक्वेंसेस इसमें ऐसे होते हैं जो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। ठीक है, उन इन्वर्टेड रिपीट्स की वजह से होता क्या है कि एक स्टेम लूप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि बालों में लगाने वाली हेयर पिन होती है वैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये स्ट्रक्चर बनता क्यों है? बिकॉज ऑफ दीज इन्वर्टेड रिपीट्स। ठीक है, ये इन्वर्टेड रिपीट्स होने की वजह से ही ये आपस में कुछ समय के लिए एक टेम्पोररी बेस पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, टेम्पोररी पेयरिंग करने की वजह से होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सारे एक दूसरे के वो सीक्वेंसेस मौजूद हैं जो कि एक दूसरे की नॉर्मल जो बेस पेयर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ए की पेयरिंग हमेशा किसके साथ होती है? यूरेसिल के साथ। या जी की पेयरिंग किसके साथ होती है? साइटोसिन के साथ। तो फाइनली ये इन्वर्टेड रिपीट्स हेल्प करते हैं कि एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर या हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बनाने में। इस बेस पेयरिंग की वजह से होता क्या है कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट बन रही है इस पे स्ट्रेन पड़ता है। ठीक है, फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट खींच करके बाहर आ जाती है, एग्जिट कर जाती है। वजह क्या है? क्योंकि जितनी भी बेस पेयरिंग है, चाहे आप ए टी की लीजिए, जीसी एंड वट एंड फाइनली ए यू की, ठीक है, तो उसमें सबसे जो वीकेस्ट कह सकते हैं बेस पेयरिंग होती है वो ए और यूरेसिल के बीच में होती है, यानी एडेनिन और यूरेसिल के बीच में होती है।
ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब जब यहाँ पर पेयरिंग हो चुकी है, बेस पेयरिंग हो चुकी है, तो ये इस वीकेस्ट पेयरिंग पर स्ट्रेन डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट खींच करके अलग हो जाती है, किससे, टेम्पलेट से अलग हो जाती है। और जहां ये टेम्पलेट से अलग हुई उससे पहले, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज था वो मतलब कि सिग्मा फैक्टर तो पहले ही रिलीज हो चुका था, आरएनए पॉलीमरेज भी स्टॉप कोडॉन के बाद रिलीज हो जाता है। ठीक है, वो जो मशीनरी थी या ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है वो डीएनए टेम्पलेट को छोड़ देती है। ठीक है, तो फाइनली होता क्या है कि यही ट्रांसक्रिप्ट बाहर आ गई और इस तरह से एक मैकेनिज्म के थ्रू टर्मिनेशन हो जाता है, जिसे बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। इसमें रोल किसका है, केवल इन्हीं इन्वर्टेड रिपीट्स का। ठीक है, इनको बेसिकली क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड रिपीट्स बोलते हैं। चाहे तो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ये क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड रिपीट्स, राइट। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो रो डिपेंडेंट मैकेनिज्म कहलाती है। उसमें क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्ट बनी है उसमें क्या होता है कि 3 प्राइम एंड की तरफ ही एक रूट साइट होती है। ठीक है, एक रूट साइट होती है, RUT, रो यूटिलाइजेशन साइट। ठीक है, इसको रूट साइट बोलते हैं। ये रूट साइट इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक प्रोकैरियोट्स के पास एक प्रोटीन होती है जिसे रो प्रोटीन कहते हैं। इस रो प्रोटीन का काम क्या होता है कि इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है। हेलिकेज हेलिकेज या हेलिकेज जैसी एक्टिविटी है जैसे हेलिकेज एंजाइम के पास था डीएनए पॉलीमर, जब जब आपने रेप्लिकेशन बढ़ा था। ठीक है, तो वैसे ही हुबहू एक्टिविटी इस रो प्रोटीन के पास होती है। और ये फाइनली करता क्या है कि इसी रूट साइड से आकर के अटैच हो जाता है और इस ट्रांसक्रिप्ट इसके साथ साथ में हेलिकेज के साथ में इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। ठीक है, तो हेलिकेज एक्टिविटी क्या करेगा, या एक ये रो, और बेसिकली ये रो प्रोटीन होती कैसी है, हेक्सामेरिक प्रोटीन या 6 सब यूनिट इसके पास है। ये करेगा क्या कि ये जो बेस पेयरिंग, जो टर्मिनल सीक्वेंसेस या टर्मिनल सिग्नल्स हैं उनके बीच की जो पेयरिंग है, हेलिकेज का काम क्या होता है, अनवाइंड करने का। तो अनवाइंड तो करेगा ही, साथ में अपनी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का इस्तेमाल करके इस ट्रांसक्रिप्ट को एक्सोन्यूक्लियस की मदद से, अपनी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की मदद से इस ट्रांसक्रिप्ट को अलग कर देता है, जो भी पेरेंटल मतलब डीएनए का जो टेम्पलेट है उससे अलग कर देता है। ठीक है, तो फाइनली वो जो ट्रांसक्रिप्ट होती है एमआरएनए बाहर आ जाता है। ठीक है, 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड से, राइट। तो ये रूट साइट का काम, इसी वजह से इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, ये एमआरएनए का मॉलिक्यूल है, जब एग्जिट हो जाती है या एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट, तो इस तरह की मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, रो डिपेंडेंट। ठीक है, अभी ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पर रो प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जिस वक्त रूट साइट का और रो प्रोटीन का इस्तेमाल करती है सेल, तो उसको बोलते हैं रो डिपेंडेंट मैकेनिज्म ऑफ टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो फिर हम आगे बढ़े। डन, एक बार यस करो। हाँ चलिए, अगर फाइनली आप, हाँ ठीक है, बात मैं समझ पा रही थी। क्या चीज, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो अभी, नहीं तो फिर हम आगे एक बार समराइज कर लेते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर है ना। तो जो कल मैंने आपको लास्ट में डायग्राम भेजा था उससे मैं शेयर कर रही हूँ। 2 मिनट मतलब एक बार मैं स्क्रीन ऑफ करके तब शेयर करूंगी। ठीक है, या फोटो ही दिखा देती हूँ आपको डायरेक्टली, तो उसी से समझ लेते हैं। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक बार समराइज कर लेंगे, तो जो भी कुछ आपको मैंने नॉलेज दिया है वो टोटली आपके पास आ जाएगा। रिवीजन के तौर पे बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हाँ, दिस वन, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये पिक्चर, हाँ चलिए विजिबल है। हाँ, कल ये भेजा था मैंने आपको, अगर बनाया होगा तो इसे ध्यान से जरूर देखा होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन है, देखिए ये वाला जो सबसे पहला इसका स्टेप है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, टेम्पलेट लगता है ना। सबसे पहले तो टेम्पलेट का यूज किया जाता है। कलर्स ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कि ये आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए टेम्पलेट का इस्तेमाल, डीएनए टेम्पलेट सबसे पहले मशीनरी के लिए, ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के लिए एक्सेसिबल होगा। और आपको मालूम है इस डीएनए के पास में एक प्रमोटर रीजन होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी होती है, और मैं जूम कर देती हूँ, यहाँ देख सकते हो बहुत छोटा सा फिगर बनाया हुआ है, इसलिए शायद इतना विजिबल नहीं है, लेकिन अगर दिख रहा है तो बेस्ट है। ठीक
ठीक है। तो अभी ये होता क्या है कि ये जो प्रमोटर सीक्वेंस होता है यहाँ से आकर के जो भी रेप्लिकेशन मशीनरी होती है वो बाइंड करेगी। और रेप्लिकेशन मशीनरी जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है। मालूम है ना आपको, आरएनए पॉलीमरेज जिसकी 5 सब यूनिट्स हैं, ऑलरेडी मैंने ये बताया था, लिख भी नहीं पा रही हूँ। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो कि यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5th वन, ये 5 सब यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये आकर के कहाँ बाइंड करेंगे, इसी प्रमोटर रीजन से बाइंड करेंगे। इस प्रमोटर रीजन से बाइंड करने के बाद में होता क्या है कि साथ में पहले सिग्मा फैक्टर एकदम से नहीं आ जाएगा, पहले ये सारी यूनिट्स बाइंड करेंगे आरएनए पॉलीमरेज की, देन सिग्मा फैक्टर आता है। ठीक है, तो जब ये सिग्मा फैक्टर ऐड हो जाता है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो बनाया है इसको बोलते हैं, इसको अपनी उसमें भी नोट्स कॉपी में भी ऐड कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब सिग्मा फैक्टर बाइंड कर जाता है तो इसे बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और धीरे धीरे जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है तो इसका काम क्या है कि ये प्रमोटर की मेल्टिंग करने लगता है। ठीक है, मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ कि इसने प्रमोटर बेसिकली है क्या, डीएनए का ही तो कोई सीक्वेंस है, और डीएनए क्योंकि डबल स्टैंडर्ड रहता है तो इसकी मेल्टिंग स्टार्ट कर देता है। मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ कि बेस इनके बीच में जो भी पेयरिंग है वो लूज होने लगती है, अनवाइंड होने लगते हैं, और फाइनली बनने क्या लगता है, रेप्लिकेशन बबल बनने लगता है। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखो दिस वन, ये देख सकते हो, ये वाले में देखिए रेप्लिकेशन बबल, इसमें दोनों रेप्लिकेशन बबल क्लियर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दिस वन एक स्टैंड ये वाला है, ठीक है, और एक स्टैंड ये वाला है, बाकी रेस्ट ऑफ दी 5 सब यूनिट्स है। ठीक है, उसमें मैंने अलग अलग पेन से बनाया है, ये क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसमें शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो चुके हैं, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड इसी से मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हुआ है या जो आरएनए पॉलीमरेज था उसकी मदद से प्रमोटर, अभी आरएनटीपीज ऐड होना शुरू नहीं हुए हैं, ये इनिशिएशन का ही स्टेप है, राइट। यहाँ पर अभी सिग्मा फैक्टर ने भी केवल क्या किया है, प्रमोटर से बाइंड किया है और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है। तीसरा काम इसमें इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या हुआ है, या इनिशिएशन वाले स्टेप में, कि इसकी मेल्टिंग हो गई है, किसकी, प्रमोटर मेल्टिंग हो गई है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अब क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट आसानी से बिहेव कर सकता है, तो फाइनली होगा क्या कि ये प्रोसेस अब इनिशिएशन स्टार्ट होगा और कुछ लगभग 10 से 12 बेस पेयर, ठीक है, 10 से 12 बेस पेयर सिग्मा फैक्टर की मदद से ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 10 से लगभग 12 बेस पेयर सिग्मा फैक्टर ऐड कर देता है। यहाँ पर देख सकते हो 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैव बीन इनकॉर्पोरेट। जब वो आरएनटीपीज के 10 से 12 मॉलिक्यूल्स जब ऐड हो गए तब क्या होगा कि ये जो सिग्मा फैक्टर है वो रिलीज हो जाता है। सिग्मा फैक्टर रिलीज होने के साथ में ये देख सकते हो ये अलग हो जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज फाइनली पूरी तरह से मतलब इस बात में केपेबल है कि वो अकेले ही पूरी ट्रांसक्रिप्ट की सिंथेसिस कर सकता है, या डीएनए टेम्पलेट जो भी था उसकी मदद उसको ट्रांसक्राइब कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो, ये वाला स्टेप देखिए, यहाँ पर ये फाइनली इलोंगेशन का स्टेप स्टार्ट हुआ और ये पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट को बना लेता है। ठीक है, ये वाला देख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर सिग्मा फैक्टर नहीं है क्योंकि ये रिलीज हो चुका है। ठीक है, इसका काम क्या था, केवल ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाना, वो भी स्टार्ट करवाने के लिए क्या, स्पेसिफिक प्लेस से। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं भी होता तो भी आरएनए पॉलीमरेज कर ट्रांसक्रिप्शन कर सकता था, लेकिन फर्क क्या होता कि वहां पर तब जब एब्सेंस होता, सिग्मा फैक्टर नहीं होता तो वो रैंडमली करता। ठीक है, कभी यहाँ कर रहा है कभी वहां कर रहा है, तो उस स्पेसिफिक साइट को मतलब डिसाइड करने के लिए किसकी जरूरत होती है, इसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत होती है, सॉरी इस सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, जितने भी एंटीपीज होते हैं जब तक कि ये इलोंगेशन का प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि टर्मिनेशन या टर्मिनल सीक्वेंसेस जो स्टॉप कोडॉन्स हैं वो नहीं आ जाते। ठीक है, और हमेशा ये याद रखिएगा कि जो भी ट्रांसक्रिप्ट बनेगी उसमें सबसे पहले जो एंड एग्जिट करता है या जो एंड निकलता है वो कौन सा होगा, 5 प्राइम एंड होगा। हर जगह आप देख सकते हो कि ये 5 प्राइम एंड ही रिलीज कर रहा है। ठीक है, और फाइनली जब स्टॉप कोडॉन कोड कर लेता है तो ये टर्मिनेशन से सीक्वेंसेस जब क्रॉस कर लेता है या क्या टर्मिनल स्टॉप कोडॉन्स वाले, ठीक है, उसके बाद ये दो मैकेनिज्म के थ्रू जो अभी हमने डिस्कस करी उनके थ्रू देख सकते हो यहाँ पे स्टेम लूप स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। या तो इस टेक्निक से अगर ट्रांसक्रिप्ट में इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे तब, अगर नहीं है रिपीट्स तो फिर वो रो डिपेंडेंट की मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है और रूट साइट के थ्रू हेलिकेज एक्टिविटी के थ्रू ये
ट्रांसक्रिप्ट बाहर आ जाती है और फाइनली ये पूरा का पूरा एमआरएनए बन जाता है। ठीक है, लास्ट स्टेप आप देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो ये पूरी की पूरी रिलीज हो चुकी है। ठीक है, ये वाली, और ये फाइनली स्टेप इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कंप्लीट हो जाता है। ये बताओ अब इसमें से कितना चीज आपको नहीं समझ में आया है? दोबारा अगर किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकता है, और अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। आगे बढ़े हम, एक बार यस और नो बोलो। आ गया? नेटवर्क नहीं, नेटवर्क इशू जिन लोगों के साथ है चिंता ना करें, उन्हें मिल जाएगा दोबारा। ठीक है, अगर जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी तो आपको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, उसमें से आप एक बार देख लीजिएगा। जिन्हें नहीं समझ में आया है या जिनकी तरफ वॉइस की प्रॉब्लम है, नेटवर्क तो वास्तव में क्योंकि मौसम खराब है तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी कोई नहीं, 24 आवर्स बल्कि रात तक में अवेलेबल हो जाती है। तो आज का आज ही जाकर के कुछ जितना भी आप एसेस कर पा रहे थे उसके बाद नोट्स पढ़ने के साथ साथ में इस रिकॉर्डिंग को देखिएगा। ठीक है, तो आप फिर भी समझ जाओगे। अगर नहीं तभी भी कोई क्वेरी रह जाती है तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आप पूछोगे मैं बता दूंगी कि टर्मिनेशन कैसे हो रहा था, पूरा प्रोसेस क्या है। राइट, आगे बढ़े। एक बार यस करो जितने लोगों को दिखाई सुनाई और वॉइस क्लियर थी उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। हाँ चलिए, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आपका टॉपिक है इसी में हालांकि दिया हुआ साथ में ही है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लेकिन जब तक कि प्रोकैरियोट सिंपलेस्ट मैकेनिज्म थी, अगर वो ही नहीं समझ पाओगे तो यूकैरियोट्स भी समझ में नहीं आता। तो प्रोकैरियोट्स का फाइनली वाइंड अप कर रहे हैं और नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। जैसे जैसे जितना जितना मैं लिखते जा रही हूँ उतना उतना साथ में लिखते जाना, क्योंकि इनका आप जब रिवीजन करोगे, जब भी पढ़ोगे या वीडियो भी देखोगे ना तो उसमें हेल्प करेगा। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, कुछ कुछ मेजर डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। चाहते तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहीं पर समझ लो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं, अब आवाज सबके पास आ रही है कि नहीं आ रही है? शुभी, हाँ चलिए, शुभी नहीं, शुभी ने शायद मैसेज डाला था कि मैम वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। शुभी का था या निकिता का था, मैं देख नहीं पाई। चैट में किसी ने बोला है मौसम बहुत खराब है, निकिता ने बोला था। आ, बहुत है, नेटवर्क इशू बहुत है, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। चलिए, नेटवर्क इशू अब इसका कुछ करा नहीं जा सकता। अपने घर की छत पे मैं ऑप्टिकल फाइबर्स लगवा लेती हूँ, है ना, तो शायद ज्यादा अच्छा नेटवर्क आएगा। ट्रांसक्रिप्शन, हाँ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सिस्ट्रॉन मैंने बताया था, अगर आपको याद है, किसी को याद है सिस्ट्रॉन क्या होता है? बता चुकी हूँ, नहीं जीन डी। ठीक है, ये चारों जीन एक सिंगल प्रमोटर से ही गवर्न हो रहे हैं। तो क्योंकि जीन का नंबर कितना है, एक से बहुत ज्यादा है, और उसके लिए प्रमोटर एक सिंगल प्रमोटर है। ठीक है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ बाइंड करेगा और साथ में सारे के सारे डीएनए की कॉपी बना लेगा या एमआरएनए बना लेगा। तो जब ये एमआरएनए बनाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी एक एमआरएनए, सपोज ये 5 प्राइम है, 5 प्राइम यहाँ पे क्या लगी हुई है, तो ये ए जीन की एमआरएनए है। फिर क्या पाई, और ये दूसरी बी जीन की एमआरएनए है। ठीक है, एमआरएनए दैट मींस ट्रांसक्रिप्ट। ऐसे ही ये सी जीन की है, इसी तरह से आगे ये डी जीन की होगी। ये बात इतनी समझ में आई? तो ये वाली जो कंडीशन है, जब कई सारे जीन एक सिंगल प्रमोटर से ही गवर्न हो रहे हैं तो वो कहलाता है कंडीशन पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और ये वाली कंडीशन कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी प्रोकैरियोट्स में। कैसे याद रखोगे इसको, कैसे याद रखोगे? पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड पी फॉर प्रोकैरियोट्स। दैट मींस बैक्टीरिया की जब भी मेटाबॉलिज्म होती है, इसी वजह से जब आप आगे नेक्स्ट स्टेप में लैक्ट मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तो उसमें लैक्टोज मेटाबॉलिज्म ही तो पढ़ते हो। तो उसमें होता क्या है कि वहां पर आप देखोगे कि सिंगल प्रमोटर होता है, सिंगल ऑपरेटर होता है, और यहाँ पर आपको 3 जीन मिलते हैं। एक का नाम होता है जेड, एक का नाम होता है वाई, एक का नाम होता है ए। और इनके ये सब अलग अलग प्रोटीन्स, या ये कह सकते हैं पहले ट्रांसक्रिप्ट बनाएंगे और इनसे अलग अलग एंजाइम की प्रोटीन्स बनती है, पॉलीपेप्टाइड बनती है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीसिस्टोनिक, और किसमें होगी? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, जबकि दूसरी कंडीशन क्या है?
दूसरी कंडीशन मोनोसिस्टोनिक कहलाती है। मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या हुआ कि हर एक सिंगल जीन के पास में अपना एक सिंगल प्रमोटर होता है। अब ये जब भी ये जीन ट्रांसक्राइब होगा तो इसकी एक सिंगल कॉपी एमआरएनए बनेगी, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए बी जीन है, ठीक है, बी जीन था तो इसका अपना प्रमोटर होगा, ठीक, और इससे जो एमआरएनए बनेगी वो भी अलग एमआरएनए बनेगी, किसकी, बी। यानी ये कह सकते हैं ना, मोनो का मतलब सिंगल से हुआ और सिस्टोन का मतलब ट्रांसक्रिप्ट से है, ठीक। तो जब कभी एक सिंगल सिंगल जीन को एक अलग अलग प्रमोटर ऑपरेट कर रहे होते हैं या गवर्न कर रहे होते हैं, उनका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, एक सिंगल प्रमोटर के थ्रू होता है, तो वो कहलाता है मोनोसिस्टोनिक कंडीशन, और होगी किसमें, होगी यूकैरियोट्स में। अब बात समझ पाए, यस और नो। चलिए दूसरा, हाँ चलिए ठीक है, डन। दूसरा जो मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, एक चार्ट फॉर्म में लिख लीजिए, कभी भी पूछूंगी दोबारा, ठीक है। तो ये वाला ऐसे करके लिख लीजिएगा, एक तरफ प्रोकैरियोट्स एक तरफ यूकैरियोट्स, जिसमें पहली कंडीशन तो यही पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक वाली लिख लो। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अब तक आपने जब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो वहां पर आपको क्या मिल रहा था, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज, एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू सभी कोई भी तरह की एमआरएनए बननी हो, एमआरएनए की कॉपी, वो एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू ही बन जाती थी, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स में हैज अ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जबकि दूसरा केस क्या है, मतलब यूकैरियोट्स में क्या था, उसमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। बात समझ पाए, ये दूसरा डिफरेंस। हाँ, बोर्ड पे लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। थर्ड वन और लिखिए, हाँ चलिए ठीक है, थर्ड वन और लिखिए, क्या हो सकता है डिफरेंस। ये डिफरेंस होता है कि जब भी यूकैरियोट्स में हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो वहां पर एक और टर्म या एक और स्टेप इन्वॉल्व होता है, तब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है जो यूकैरियोटिक डीएनए है या यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं वो यूजुअली न्यूक्लियोसोम मॉडल को फॉलो करते हैं, यानी कि उनका कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए रहता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम अगर आपको याद हो, हिस्टोन प्रोटीन रहती है, हिस्टोन प्रोटीन, हाँ, और उसके अराउंड डीएनए 2 टाइम्स लिपटा रहता है, ठीक है। हाँ, इस तरह से मिल करके ये 6 यूनिट्स मिल करके एक बनाते हैं न्यूक्लियोसोम, है ना, ऐसा होता है कि नहीं। तो इस हिसाब से ये कह सकते हैं ना। और हमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट चाहिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब क्या हुआ, सिंगल जो हेलिक्स, मतलब वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था वही डीएनए का डबल हेलिक्स चाहिए। जब ये स्टैंड असेसिबल होगा, है ना, पूरी तरह से, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी आएगी और आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, तब जाकर के इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट निकल आएगी। लेकिन अगर ये मान लीजिए ये सारे न्यूक्लियोसोम या हिस्टोन प्रोटीन ही ऐड रहेंगे या ये न्यूक्लियोसोम के ही फॉर्म में इतना कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा, तो जीन एसेस, मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है वो डीएनए का वो स्ट्रेच जिसकी ट्रांसक्रिप्ट बननी है या जिस जीन को ट्रांसक्राइब होना है उसको एसेस ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर यूकैरियोट्स के केस में होता क्या है, एक इसको बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं कि वो तरीका जिससे कि डीएनए असेस हो पाए, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के लिए, तो वो उस स्टेप को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग कहते हैं, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है कहां पर, जब भी हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, राइट। तो आप लिख लो उसमें कि यूकैरियोट्स वाली कॉलम में लिखिए, देयर इज अ नीड ऑफ क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, देयर इज अ नीड ऑफ या नेसेसरी स्टेप ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। कैसे कैसे होता है ये भी मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी, क्योंकि अभी डिफरेंसेस ऐसे ही जान लीजिए, ये केमिकल भी हो सकता है और दूसरा फिजिकल भी हो सकता है। कैसे होगा ये कल के लेक्चर में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है 250 हो रहा है तो शायद बताते बताते ही क्लास ओवर हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज वाला बताया कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल है, वहां पर 3 है, 3 क्या बल्कि अगर प्लांट्स की बात करें तो 5 की बात हो जाती है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 4th एंड 5th कहां पर मिलेगा आपको, आरएनए पॉलीमरेज 4th एंड 5th प्लांट्स के केसेस में मिलता है, ठीक है। तो इसको भी एक्सेप्शन में या नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिएगा, एक और चीज ऐड कर लो, उसके बाद फिर आते हैं क्रोमैटिन रीमॉडलिंग से ही शुरू करेंगे। अनरिपेंटिंग भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे खत्म हो रही है। बाकी सारे स्टेप ऐसे ही टर्मिनेट, मतलब कि इलांगेशन, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन वाला। जैसे कि यहाँ पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा था, वहां पर भी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन जैसे कि प्रोकैरियोट्स के केस में क्या था, आरएनए पॉलीमरेज की कितनी यूनिट थी, केवल 5 सब यूनिट थी, ठीक है, 5 सब यूनिट प्लस सिग्मा फैक्टर। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज की जो मैंने 3 टाइप के बताए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। इनमें जो यूनिट्स है वो सबकी अलग अलग होती है, क्या, जैसे कि इसमें जब आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करते हैं तो इसमें 14 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं तो इसमें 17 सब यूनिट है,
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की जब बात करते हैं तो इसमें 17 सब यूनिट्स है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं तो इसमें 12 सब यूनिट्स है। ठीक है, तो अगर आपको ये यूनिट ना भी याद है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप यूनिट याद करो, बट ये याद रखना कि जैसे इसमें 5 थी तो इसमें ज्यादा ज्यादा होती है, और हर एक आरएनए पॉलीमरेज का अलग अलग काम है कि कौन सा वाला किस आरएनए को ट्रांसक्राइब करे, मतलब कि कौन से वाले आरएनए को बनाने वाला है। जैसे कि अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो लगभग जितने भी एमआरएनए बनते हैं वो इसी की मदद से बनते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरआरएनए को बनाता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको बनाता है, टीआरएनए को बनाता है। लिख लो इसे, ऐड कर लो उस पॉइंट में। यहाँ पर तो प्रोकैरियोट्स में क्या था कि जितने भी एमआरएनए बनने, कोई टाइप का आरआरएनए बनना हो, टीआरएनए बनना हो, एमआरएनए बनना हो, उन सबकी ट्रांसक्रिप्ट कौन बनाएगा, एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर क्या है कि इसमें डिविजिबल हो गया क्योंकि कॉम्प्लेक्शन ज्यादा है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा। और मुझे अगर ध्यान है तो मैंने आपको आरआरएनए टीआरएनए सब अलग से बहुत विस्तार में पढ़ाया है, याद है कि नहीं? हाँ, राइबोसोम में कैसे आरएनए होता है या टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा कुछ बता चुकी हूँ, तो मेरे ख्याल से बेहतर आप उसको यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट ये और ऐड कर लीजिएगा। डिफरेंसेस के तौर पर रिमॉडलिंग बता दी आपको, और क्या, हाँ एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पर केवल एक सिग्मा फैक्टर आता था, यहाँ पर क्या होगा, यूकैरियोट्स के केस में पहले जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं, देन आता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जब ये पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है और ट्रांसक्रिप्शन मतलब ये किससे आकर के, प्रमोटर से आकर के बाइंड कर जाते हैं, तब जाकर के आगे का स्टेप यानी इनिशिएशन वाला स्टेप आता है, या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इसी को कहते हैं। तो इसमें ये जो जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, जो यहाँ प्रोकैरियोट्स में आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं, वो प्रमोटर से बाइंड करते हैं, पूरी तरह से उसे असेस करते हैं, या ये कहे प्रमोटर की मेल्टिंग होती है, तो वो स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। और जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की भी बात करें तो ये 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, 6 टाइप के जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, कहाँ पर, यूकैरियोट्स के केस में, राइट। जबकि और उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज आएगा, डिपेंड करेगा कि किसकी ट्रांसक्रिप्ट बननी है, उसी के हिसाब से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का वो टाइप आ जाएगा। मेन क्या था कि जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसमें एडिशनल है, इनका आना आवश्यक होता है, तभी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर क्या होगा, इसके अलावा एक और स्टेप यूकैरियोट्स में ज्यादा हो जाता है, कौन सा, प्रमोटर क्लियरेंस का। ठीक है, प्रमोटर, इसको ऐड कर लो, पहले ये वाला ऐड करिए कि इसमें और क्या ऐड होगा, जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जीटीएफ्स बोलते हैं। ठीक है, जीटीएफ्स जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, मतलब 6 टाइप के। ठीक है, और तब आरएनए पॉलीमरेज ये पूरा ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी बनाता है। इसी के बाद में एक और स्टेप लिख लीजिए, देयर इज अनदर एडिशनल स्टेप इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, देयर इज अनदर एडिशनल स्टेप इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन is promoter clearance, is a promoter clearance। जब ये आकर के प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बना लेते हैं, लेकिन इतना सारा जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सारा ऐड हो जाता है कि वापस डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के लिए होगा, वो वहां पर इतना ज्यादा क्या कहते जमावड़ा हो गया, भीड़ हो गई कि वापस ट्रांसक्रिप्शन को वो ब्लॉक करने की स्थिति में आ जाएगा। तो इस वजह से एक बार मेल्टिंग हो जाने के बाद में होता क्या है कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में मेल्टिंग होने के बाद इन जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज अपना काम आसानी से करते हुए फाइनली ट्रांसक्रिप्शन या जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसको बना लेता है। तो इस वजह से इसी स्टेप को क्या बोलते हैं, ये जो रिमूवल ऑफ जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, इसी को बोलते हैं क्या, प्रमोटर क्लियरेंस बोलते हैं। अब बताओ मुझे कि आज के लेक्चर में कितना कितना समझ में आया, ये मेन डिफरेंसेस थे। ठीक है, हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा, एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, और बाकी बचा कुचा कल जब हम यूकैरियोट्स का बताएंगे तो उससे भी आपको रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये वाला स्टेप में ये होता था। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि कितना कितना कुछ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया कि थोड़ा भी नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया। हाँ, आज जाके पढ़िएगा। ठीक है, जो हाँ वाला यूकैरियोट्स वाला है वो भी उसका नोट्स भेज दूंगी, एक बार रेड करना। मैं ये कंडीशन नहीं लगा रही कि आज का ही आज आप पढ़ोगे और आपको आ जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जनरल की पॉइंट्स आपको बताए हैं तो उनको को रिलेट करने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो कल तो हम बताएंगे ही। ठीक है, ये वजह ये है कि अगर चाहती तो मैं जल्दी जल्दी इसको भी खत्म कर सकती। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही बड़ा है, मेरे ख्याल से ये बात आप भी समझते होगे कि कहीं पर भी देखो तो कितने सारे चैप्टर्स में रहता है ना। तो इसको मैंने बहुत कोशिश यही की है कि बहुत ईजी लैंग्वेज में बताऊं, ठीक है, ताकि ये दिमाग में ठहरे। और एक बार लेकिन ये समझ लोगे तो ये जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, ये भी बात है। हालांकि आप जब एमएससी में जाओगे तो आप ये कहोगे कि मैम ने तो लगता है हम लोगों से चोरी करी है, लेकिन चोरी वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको सारी चीजें बता भी दूंगी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके लेवल के लिए इट इज सफिशिएंट, बल्कि मोर देन इनफ। ओके, तो
आज का जो कल वाला पढ़ाया था उसको भी आज जाकर के रिवाइज कर लेना अगर नहीं किया है, ठीक है। तो कल जब हम मिले दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछे तो एटलीस्ट आपके दिमाग में प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पूरा होना चाहिए। भले ही आप चाहे वीडियो यहाँ से दोबारा देखिए या जब मतलब पूरी तरह से आपको मिल जाए तब आप देखिएगा, जैसे भी हो, ठीक है। तो आज की क्लास ऑफ करें। आज से रिलेटेड किसी को कोई क्वारी हो तो पूछ सकता है। चलिए नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। एक बार घर जाके लेकिन पढ़ना जरूर, क्योंकि ये थोड़ा मॉलिक्यूलर का पेपर टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि बिल्कुल समझ ना आए। एक बार मुझे बता दो, प्लांट फिजियोलॉजी जो आपने मुझसे पढ़ी थी या इससे पहले वाला जो पढ़ा था और आज का जो पेपर पढ़ रहे हो, जो अब पेपर पढ़ रहे हो, इन तीनों में सबसे टफ कौन सा है? यही बात की वजह ये है ना कि इसके लेक्चर्स अभी कम हो पाए। बेटा टफ नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है, कुछ नहीं। बायोकेमिस्ट्री वाला तो अच्छा पेपर था ना, बायोकेमिस्ट्री वाला। आदिति क्या कह रहे हो? फिजियोलॉजी टफ थी। हाँ फिजियोलॉजी थोड़ा सा टफ। वैसे तो सब कहते हैं मॉलिकुलर ही सब कहते हैं कि सबसे ज्यादा टफ है, लेकिन अब अगर मैं यही कहूंगी आपको भी, मैं भी यही बताऊंगी कि ये पेपर टफ है, तो याद कैसे हो करोगे ना, कहोगे मैम खुद ही डरती है मॉलिकुलर से। डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। आसान है, आसान समझ करके पढ़ोगे तो आसान ही लगेगा। तनु क्या क्या कठिन है जरा मुझे बताइएगा, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन आज आज पहली बार इस तरीके से पढ़ रहे हो ना, इसलिए कठिन लग रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन एक बार फिर से कठिन कुछ नहीं है। इससे पहले शायद आपने ट्रांसक्रिप्शन कभी पढ़ा ही नहीं होगा, विस्तार से पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, तो वजह यही है, इसलिए आपको लग रहा है कि अरे ये तो क्या, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं, क्योंकि यूजुअली कोई पढ़ाता ही कहाँ है ना। जब मैं भी आपके समय में मतलब बीएससी कर रही थी तो उस वक्त ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से मुझे किसी ने थोड़ा ना बताया था। इवन मैंने एमएससी में भी इस तरह से नहीं पढ़ा था। एमएससी पास कर लिया उसके बाद पढ़ा, ठीक। तो इसलिए आपको लग रहा है कि अरे ये क्या कोई सी नई चीज आ रही, नई चीज नया वया कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सब आ जाएगा, ठीक है। एक आध बार रिवीजन करते चलना, पहली बार में लगता है कि सारी चीजें अरे दिमाग में घुस नहीं रही है, आ जाएगा। हाँ चिंता मत करिए। और जो जो जैसे जो कुछ मैं यहाँ पे बोलती रहती हूँ ना कि बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप कॉपी पर इसको रिवीजन के लिए लिख लीजिएगा, तो वो पॉइंट जरूर लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है आपका कि एमसीक्यू वाला पेपर होगा, ठीक। आप एमसीक्यू पेपर होगा तो उसमें मतलब मैक्सिमम चांसेस क्या, आपसे कोई बहुत ज्यादा हाई फाई वाला क्वेश्चन या रिसर्च बेस्ड नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो मैं बता रही हूँ, जैसे कि अब आरएनए पॉलीमरेज, आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोट्स में, मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिए कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 4 या आरएनए पॉलीमरेज, तो आप क्या आंसर नहीं टिक कर पाओगे। या आपसे ये पूछ लिया गया कि उसमें कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, और प्रोकैरियोट्स पे ही ज्यादा फोकस करिए। मैं ये नहीं कह रही कि यूकैरियोट्स पढ़िए मत, लेकिन प्रोकैरियोट्स आपके में ज्यादा पूछा जाएगा, यूकैरियोट्स थोड़ा कम पूछा जाएगा, क्योंकि सभी को मालूम है कि यूकैरियोट इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स वहां पर मशीनरी कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो वहां पर चीजें भी मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो वो अभी आपसे थोड़ी नहीं पूछेंगे, बहुत सिंपल सिंपल इनिशियल वाला पूछा जाएगा। तो इसलिए ये मत सोचो कि अरे कैसे करेंगे, ये पेपर सबसे अच्छा होगा, सभी का अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, हाँ क्लास में फिलहाल ऑफ कर रही हूँ, अगर फिर भी पढ़ना जा करके क्वेरी लगे तो कल पूछ लेना, ठीक। हाँ ऑफ करती हूँ, थैंक्स टू एवरीवन। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी का पुराना वाला नोट्स किसी के पास रखा है अभी? मेरा वाला जो मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको, अगर किसी के पास हो और वो मुझे पीडीएफ फॉर्म में करके दे सके, अभी जरूरी नहीं है आजकल में, बल्कि संडे मंडे तक, आपको जब भी समय मिले 2-4 दिन में, अगर किसी के पास है और उसे पीडीएफ फॉर्म में करके दे सकता है तो प्लीज मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। और अगर मुझे मिल जाएगा किसी एक बच्चे से भी तो मैं बता दूंगी कि इसने दे दिया, तो सबको फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको ज्यादा एफर्ट ना डालना पड़े और कॉपी आपके पास हो तो, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए ऑफ कर रहे हैं, थैंक्स टू एवरीवन, बाय बाय। एग्जिट कर सकते हैं आप सबके सब।